जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल प्रक्रिया संहिता का जो टॉपिक है लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट, डब्ल्यूएस, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। देखिए आज के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है। अब इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, देखिए आप जो है लिखित कथन का अर्थ है। अब इसमें बताना है लिखित कथन का अर्थ है वादी का दावा, प्रतिवादी का दावा, वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर, प्रतिवादी के दावे का वादी द्वारा उत्तर। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा वादी के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर यानी कि सी, इसका सी बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 के नियम 1 के अनुसार यानी सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी उस पर समन तालीम किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा या डिफेंस का लिखित कथन, रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि लिखित कथन का अर्थ जो है वादे के दावे का प्रतिवादी द्वारा उत्तर है यानी कि जो है आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यता है। देखिए इसका क्वेश्चन वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यता समन की तामील से 60 दिन के अंदर, सदैव समन की तामील के 90 दिन के अंदर, समन की तामील के 30 दिन के अंदर या न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अंदर, समन की तामील से 15 दिन के अंदर। देखिए आंसर बनेगा इसका सी यानी कि समन की तामील के 30 दिन के अंदर या न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अंदर जो है एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा होती है। अब यहीं पर देखिए जैसे मैं बता रहा आपको पहले बताया मैंने सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी उस पर समन की तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। परंतु जहां प्रतिवादी उक्त 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने में असफल रहता है, वहां पर उसे किसी अन्य दिन को जो न्यायालय द्वारा ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे वे निर्दिष्ट किए जाएं दाखिल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु जो समन की तामील की तारीख के 90 दिन के पश्चात नहीं होगा। अतः इस कथन से स्पष्ट है, इस बात स्पष्ट है कि एक प्रतिवादी को अपना जो लिखित कथन है न्यायालय में दाखिल करने की जो समय सीमा है, लिमिटेशन है, सामान्यतः समन की तामील के 30 दिन के अंदर या फिर न्यायालय की अनुमति से 90 दिन के अंदर करना होता है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन समन की तामील के 30 दिन के भीतर उपस्थित करेगा, परंतु न्यायालय द्वारा ही वह समय बढ़ाई जा सकती है 90 दिन तक, यानी आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में दाखिल करने की समय सीमा सामान्यता समन की तामील से 90 दिन यानी सी आंसर। ये मैं डिस्कस कर चुका पहले आपके साथ। नेक्स्ट, एक प्रतिवादी अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा दोनों का होगा वह, देखिए मतलब जो है यहां पर क्वेश्चन देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको जो है यानी कि एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा के देना होता है वो समन की तामील के 30 दिन के भीतर होता है। आंसर बना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न में से
कौन सा आदेश में मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित है? मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित बताना है आपका कौन सा है। अब इसमें देखिए आपका आदेश 6, आदेश 7, आदेश 8 और आदेश 9। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा आपका सी, यानी आदेश 8, यानी आंसर बन जाता है सी। अब देखिए मतलब यह है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 में लिखित कथन WS जिसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट, मुजरा, सेट ऑफ और प्रतिदावा काउंटर क्लेम से संबंधित है। यानी मैं बता रहा हूं आपको, जो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 वो लिखित कथन यानी रिटन स्टेटमेंट, मुजरा, सेट ऑफ और प्रतिदावा काउंटर क्लेम से संबंधित है, ध्यान रखिए आप जो है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है? जब वाद संपत्ति की वसूली का हो, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अभी अनिश्चित हो, जब वसूली की जाने वाली संपत्ति 2 लाख रुपए से कम है, जब प्रतिवादी की सुनवाई के किसी भी स्थिति में लेखा का सिविल अभिकथन करता है। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है बी, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अभी निश्चित है। अब देखिए आंसर बना इसका बी आंसर। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 के नियम 6 उपनियम 1 के अनुसार जहां तक धन की वसूली के वाद में प्रतिवादी न्यायालय की धन संबंधी सीमाओं से अनधिक धन का कोई अनिश्चित धनराशि जो वह वादी से वैध रूप से वसूल कर सकता है, वादी की मांग के विरुद्ध मुजरा का दावा करता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत यानी सेम कैरेक्टर रखते हैं जो वादी के वाद में उनकी है, और वहां प्रतिवादी मुजरा के लिए चाही गई ऋण की विशिष्टताएं यानी कि पर्टिकुलर ऑफ डेब्ट देते हुए लिखित कथन वाद की पहली सुनवाई पर उपस्थित कर सकेगा, और किंतु उसके पश्चात तब तक उपस्थित नहीं कर सकेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे अनुज्ञा न दे दी गई हो। आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा तब अनुमान्य होता है जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अभी निश्चित हो। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमान्य है? देखिए तो हमने बता ही दिया आपको जो है, इसमें देखिए ये बन जाता है आपका जब प्रतिवादी जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अनिर्भय का आंसर बना डी। नेक्स्ट, मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित में से किस आदेश में अंतर्विष्ट है? ये देखिए मैं पहले बता दूंगा इसको जो है, ये बनेगा आपका जो है आदेश 8 यानी सी आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा उठाता है वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है तो प्रतिदावा रोक दिया जाएगा, जारी रहेगा, उच्च न्यायालय की अनुमति से जारी रहेगा और कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा, इसका बनता है बी आंसर यानी जारी रहेगा, आंसर बन जाता है बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अनुसार यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा या काउंटर क्लेम उठाता है वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा होने पर भी प्रतिदावे पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो आंसर बना इसका यानी बी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में से दावा मुजरा कर सकता है? यानी कि इसमें बताना है किस प्रकरण में से दावा मुजरा कर सकता है। ए
ब और स के विरुद्ध 1000 रुपए के लिए वाद लाता है, स का ऋण उससे ही ऐसे सौदे है। बी, ए ब 1000 रुपए के लिए स के विरुद्ध वाद लाता है, स का ऋण केवल ए द्वारा उसे सौदे है। ए और ब 1000 रुपए के लिए स के विरुद्ध विद लाता है और ए का ऋण स द्वारा सौदे है। देखिए इसमें जो है ए 500 रुपए का विनिमय पत्र के आधार पर स पर वाद लाता है, ए के विरुद्ध 1000 रुपए ऋण की वसूली के लिए निर्णय स के पास है। तो आंसर बनेगा इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। यानी कि देखिए यहां पर देखिए आपका जो है मैंने बताया इसमें निम्नलिखित किस प्रकरण में स मुजरा दावा कर सकता है, तो वो देखिए आंसर बनेगा इसमें यानी कि ए है। 500 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर स पर वाद लाता है और ए के विरुद्ध 1000 रुपए के ऋण की वसूली के लिए निर्णय से स के पास है, यानी आंसर बना इसका डी। अब देखिए मतलब जो है यहां पर देखिए हम बात करते हैं, देखिए मतलब इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय सीमा देना होगा वह है आपका, देखिए मैंने आपको बताया ये आंसर बनेगा इसका ए यानी 30 दिन। नेक्स्ट, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन बचाव के रूप में प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक निम्नलिखित में से किसको उपलब्ध है। अब देखिए इसमें जो है प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध, वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध, वादी तथा प्रतिवादी दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध, न वादी को न प्रतिवादी को। ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अधीन बचाव के रूप में प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक निम्नलिखित में किसको उपलब्ध है। यह बनेगा प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध, आंसर बन जाता है ए। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं सीपीसी के अंतर्गत जो है अधीन बचाव यानी कि डिफेंस के रूप में प्रतिकूल कब्जे एडवर्स पोजेशन का अभिवाक या प्ली प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध प्राप्त है। तो आंसर बना इसका ये हमारा ए आंसर। नेक्स्ट, साम्यपूर्ण तथा वैधानिक प्रतिसादान में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है। इसमें अंतर बताना है आपका जो है, साम्यपूर्ण प्रतिसादान निश्चित धनराशि के लिए होता है जबकि वैधानिक प्रतिसादान निश्चित धनराशि के लिए होता है। तो आंसर बनेगा इसमें ए, इसमें ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, इस वाद में मुजरा के लिए जब किसी धनराशि का दावा किया जाता है तो ऐसी धनराशि यानी देखिए आप जो है अभिनिश्चित या मतलब धनराशि होनी चाहिए, अभिनिश्चित धनराशि नहीं होनी चाहिए, ऐसी धनराशि आंशिक रूप से अभिनिश्चित होनी चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बन जाता है ए, यानी कि जो है किसी वाद में मुजरा के लिए किसी धनराशि का दावा किया जाता है तो ऐसी धनराशि अभिनिश्चित धनराशि होनी चाहिए। तो आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में से दावा मुजरा कर सकता है, यानी कि देखिए आप जो है यानी किस प्रकरण में जो है से दावा मुजरा कर सकता है। यानी कि देखिए अंश में देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए आपका जो इसका आंसर बन जाएगा डी, यानी डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 2 के अधीन कोई वाद कब खारिज किया जा सकेगा। जहां वादी नया वाद नहीं ला सकता है, जहां वादी जिला न्यायाधीश की अनुमति से नया वाद ला सकता है, जहां वादी जिला न्यायाधीश की अनुमति से नया वाद नहीं ला सकता है, जहां वादी परिसीमा अवधि के भीतर नया वाद ला सके। देखिए यहां पर पूछ रहा आदेश 9 नियम 2 के अनुसार कोई वाद कब खारिज किया जा सकेगा। तो आंसर बनेगा जहां वादी परिसीमा अवधि के भीतर नया वाद ला सकेगा, यानी इसका आंसर बनेगा डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, यदि किसी मामले में जिसमें प्रति दावा उठाता है वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद खारिज कर दिया जाता है तो प्रति दावा
देखिए जारी रहेगा, आंसर बनेगा बी। ये इसका बी आंसर बन जाता है। देखिए मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे, इसमें इतना ही कुछ है। आगे आपके साथ हम नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके।